Hello everyone on YouTube channel The Hindu Analysis India. Welcome you all on the Indian Express Explained Page Analysis. आज तारीख है 20 जून 2025। देखते हैं आज इस पेज में क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कुल 3 आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। पहला है द न्यू ग्रीन इंडिया मिशन रोड मैप इन क्लाइमेट चेंज बैटल। दूसरा है कॉस्ट ऑफ पल्सेस ऑयल इंपोर्ट्स। और तीसरा है फास्टैग एनुअल पास, हाउ हाईवे ट्रेवल फॉर रेस 3000 विल वर्क। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है कॉस्ट ऑफ पल्सेस ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ पल्सेस एडिबल ऑयल्स हैव स्केल्ड न्यू हाइस। नई ऊंचाइयों पर बढ़ गया है। इवन एज कल्टीवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स have turned increasingly unremunerative for farmers. Here, what's been happening and why? तो ये कह रहे हैं कि जो दाल और खाद्यान्न तेल है ना, उनका जो ग्लोबल लेवल पे प्राइस है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है आसमान लेवल पे, और इंडिया में भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उनका कल्टीवेशन करने के बाद जो फार्मर को मिलता है उपज, उसमें जो रीमनरेशन होता है ना, FRP, MSP, ये फार्मर्स को उचित दर पे नहीं मिलता है, ये घटता ही चला जा रहा है। तो इस पूरे पे आर्टिकल है ये, तो उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरा गला ख़राब है, आर्टिकल भी बहुत लेट है, शाम को आएगा ये, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कल से टाइम पर ही आएगा, कोशिश करूँगा कि 12 बजे के पहले पहले आर्टिकल डाल दूँ। तो जो की टेकअवेज हैं वो ये हैं कि सोरिंग इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स। इंडिया जो है वो पल्सेस का ऑलमोस्ट ट्रिपल 2013-14 की तुलना में 2022-23 में ट्रिपल इंपोर्ट किया है इंडिया ने। अगर 2013 में 1.72 बिलियन किया था, तो जो 2022-23 है उसमें 5.48 बिलियन टन। और एडिबल ऑयल का जो ऑयल इंपोर्ट है ना, वो भी बढ़ चुका है। जैसे 2013-14 में 7.2 बिलियन था, जो कि 2022-23 में 20.8 बिलियन है। ड्रिवन बाय इंटरनेशनल प्राइस सर्जेस, रसिया एंड यूक्रेन वॉर। ये है पूरे इस पॉइंट का सेंस। तो ये रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अगला, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लाई। इंडिया जो है ना 7.3 मिलियन टन ऑफ जो पल्स है ना 2024-25 में, जो कि येलो ग्रीन पीज हैं, चिकपीज हैं, लेंटिल्स हैं, ब्लैक ग्राम हैं, इनको इंडिया ने इंपोर्ट किया है। और दालों को भी इंडिया ने इतना ज़्यादा इंपोर्ट किया है। जैसे दाल इंडिया ने क्या किया है कि 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट किए पिछले 10 साल की तुलना में, और वही तेल भी। कुल मिलाकर के क्या है कि हमारी जो नेशनल कल्टीवेशन है ना इन क्रॉप्स की, वो बहुत कम है। साफ साफ यही समझ आ रहा है। आगे बात कर रहा है कि द 16.4 मिलियन टन ऑफ इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 24-25 मेनली कंप्राइज्ड ऑफ 7.9 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल, जो कि हमने मंगाया इंडोनेशिया से और मलेशिया से। पाम ऑयल जो खाद्य तेल होता है उसमें भी, और जो कॉस्मेटिक होता है उसमें भी इस्तेमाल होता है, और मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में ही इसकी उपज होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया मलेशिया से ही आता है। फिर हमने 4.8 मिलियन टन जो है सोयाबीन मंगाया है अर्जेंटीना से। प्राइमरीली अर्जेंटीना ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, और ब्राज़ील से। 3.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल मंगाया है रसिया से, यूक्रेन से और अर्जेंटीना से। ओवर 60% ऑफ इंडियाज एडिबल ऑयल कंजम्पशन इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि 60% जो हम एडिबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, उसका जो उपभोग है ना वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। यानी हम मंगाते हैं तब वो पूर्ति हो पाती है भारत में। अगला, लो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट एंड फार्मर डिस्ट्रेस। तो ऐसा क्या कारण है कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही या फार्मर को इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस है? जो ग्रीन ग्राम है, मूंग है, उसका प्राइस जो ओपन मार्केट में 6500 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन अगर MSP के तहत बेचा जाएगा तो 8,682 रुपये
मिलना चाहिए उसका प्राइस, लेकिन मिलता ही नहीं है। सोयाबीन और जो अदर पल्सेज हैं उनके साथ भी यही दिक्कत है कि उनको उस लेवल की प्रिक्योरमेंट, हाई इनपुट कॉस्ट और लो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। यानी कि वो उसकी फसल की खेती करने में बहुत ज़्यादा इनपुट लगा देते हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उनको उनके मन मुताबिक जो एमएसपी है ना वो नहीं मिलता है। अब अगला, प्रोडक्शन इंपोर्ट पैराडॉक्स। इंडियाज टोटल जो पल्स आउटपुट है ना वो 27.3 मिलियन टन 2021 में था, लेकिन अब जाकर के वो 19.3 मिलियन टन 2013 से बढ़ गया है कुल मिलाकर के। यानी कि लगभग ये मान लीजिए कि 8 गुना तक बढ़ गया है, और ये वॉल्यूम बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रोडक्शन राइज वॉज एडेड बाई बेटर मानसून। जो प्रोडक्शन है ना उसको बेटर मानसून चाहिए होता है, ड्रॉस रेजिस्टेंस वैरायटी चाहिए होती है, स्पेशली फॉर मूंग एंड चना। स्टिल इंपोर्ट रोज ड्यू टू स्टेगनेंट यील्ड। लेकिन फिर भी इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि यील्ड हमारी बहुत ही स्टेगनेंट है। यानी कि हम जो फसल उगाते हैं ना उसका जो बीज है ना वो उतना पुराना हो चुका है कि उसकी उपज बहुत गंदी है। अगर एक बाली से 4 से 5 मूंग दाने निकलने चाहिए तो वो निकलते 2-3 है। एक एग्जाम्पल है, निकलते इससे ज़्यादा ही होंगे। कंजम्पशन बढ़ता ही चला जा रहा है, मार्केट अभी भी पुअर है क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा फार्मर्स को। ये बातें हैं। आगे, एडिबल ऑयल इंपोर्ट डायनेमिक्स क्या कहता है? जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है वेजिटेबल ऑयल्स की, दालों की तरह नहीं है। वो डबल डिजिट में रूल कर रही है। जैसे ये लेटेस्ट मई 2024 का डाटा है जो कि 17.9% है, और ये बताता है कि मई 30 तक गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इसकी कस्टम ड्यूटी है ना उसको कम किया जाए, नहीं तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे क्रूड पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल 20 to 10%, इसकी ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ को कम कर दिया गया ताकि लोगों को यहाँ खरीद सस्ती हो। मंगा तो वैसे भी बाहर से रहे हैं, पर कम से कम खरीद ही सस्ती होगी तो उन पर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अगला, पॉलिसी चैलेंजेस एंड फूड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। लैक ऑफ एमएसपी प्रोक्योरमेंट, मोस्ट पल्सेस डिसइंसेंटिवाइज फार्मर्स। मतलब कि जो एमएसपी में जो आपको रकम मिलनी चाहिए एमएसपी के तहत वो नहीं मिलती है, तो इससे फार्मर्स का जो मनोबल है ना वो गिरता है। फिर शिफ्ट टुवर्ड importing cheaper oils pulses instead of boosting डोमेस्टिक कल्टीवेशन। हम क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में बाहर से तेल मंगा लेते हैं, लेकिन जो देश में कल्टीवेशन होना चाहिए चीज़ों का वो नहीं करते हैं। यूएसडीए जो यूएस की एजेंसी है उसने प्रोजेक्ट किया है कि एडिबल ऑयल इंपोर्ट इंडिया में 29 मिलियन टन हो जाएगा 2030 तक। ये बात है। अगला, एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन है। एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन ये है कि हमें एमएसपी पॉलिसी को रिवैम्प कर देना चाहिए, यानी बदलाव करने चाहिए। गवर्नमेंट को दालों, ऑयल सीड्स और आदि चीज़ों पर फोकस अपना शिफ्ट करना चाहिए राइस और व्हीट से, क्योंकि ये ज़्यादा मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं। आगे, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि 11% पॉइंट ड्यूटी कट विच इज एक्सपेक्टेड टू फ्लड द इंडियन मार्केट विद चीपर इंपोर्टेड ऑयल्स दैट विल मेक ऑयल सीड कल्टीवेशन लेस अट्रैक्टिव टू फार्मर्स। अगर ड्यूटी आप एक तरफ, वहाँ ड्यूटी सरकार ने इसलिए कम की ताकि यहाँ पर लोगों की खरीद अच्छी हो, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन था और दूसरा इतनी महंगाई थी इस वजह से। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने ड्यूटी को उतना ही बरकरार रखा है, इसलिए सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन का ये कहना है कि प्लीज़ आप इसको अब उसी पोजीशन पर ला दीजिए, नहीं तो जो इंडिया में कल्टीवेशन हो रहा है वो होगा नहीं, और जो फार्मर्स हैं उनको इस चीज़ को करने में कोई रुचि नहीं होगी। और हु मे सो लेस एरिया एंड स्विच टू मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स इन दिस खरी सीजन, ये प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंस इम्पैक्ट जो है ना इंडिया की फूड सिक्योरिटी पे, ट्रेड बैलेंस एंड कार्बन फुटप्रिंट ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस फूड ट्रेड। ये ट्रेड बैलेंस को बिगाड़ता है, इंडिया के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाता है, और इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है ना
उसको सुचारू रूप से चलने नहीं देता। तो इसलिए हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाहिए, खुद से उपज करनी चाहिए, ताकि हमारा जो घाटा है ना वो कम होता रहे। अगली बात, ये सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर उसको हाईलाइट करता है, और डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम राइस एंड व्हीट मोनोकल्चर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम गेहूं और चावल उगाते हैं, इसका जो मोनोकल्चर है ना इसको हमें छोड़ देना चाहिए, इसकी बात करता है। तो ये था पूरे इस आर्टिकल का एसेंस। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जो अगला आर्टिकल है वो कहता है न्यू ग्रीन इंडिया मिशन GIM रोड मैप इन क्लाइमेट चेंज बैटल। रिवाइज्ड रोड मैप ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन जो है ना वो इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसका हिस्सा है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 में कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के तहत लागू किया गया था, ताकि वनों की संख्या को बढ़ाया जा सके, ट्री कवर बढ़ाया जा सके, इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सके। इकोसिस्टम बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अर्थ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इंडिया अपने आप में एक इकोसिस्टम है, और अगर आप किसी जंगल में या किसी आप तालाब में जाते हो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। पर ऐसे इकोसिस्टम जिन पे नेचर और नेचर के क्रिएचर्स की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हम उनके रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगली बात, द रिवाइज्ड रोड मैप ये एक्सटेंड करता है कि इम्प्लीमेंटेशन 2030 तक होना चाहिए, और ये इस बात को फोकस में भी लेता है कि लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, रेस्टोरेशन ऑफ अरावलीज, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज एंड मैंग्रोव्स, इनको भी हम फोकस में लेंगे इस ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। आपने पिछले साल सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था कि अरावली में ग्रीन कवर को बढ़ाया जाएगा 5 किलोमीटर की दोनों साइड रेडियस में। चोटी से अगर आप नापो तो 5 किलोमीटर इस तरफ चौड़ाई और 5 किलोमीटर उस तरफ चौड़ाई, दोनों तरफ 5 किलोमीटर के कवर को ग्रीन कर दिया जाएगा लगभग जगह पे। अगली बात, मिशन अचीवमेंट क्या है हमारी। 2015 से 2016 और 2021 के बीच में जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसने ट्री प्लांटेशन को फैसिलिटेट किया, वनीकरण को मजबूत बनाया। कहाँ? तो 11.22 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर। फिर 2019 से 2024 के बीच में 624 करोड़ रुपए 18 राज्यों को एलोकेट किए गए हैं इसके लिए, और जिसमें से 575 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगला, न्यू फोकस एरियाज अंडर रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन, जो रीजनली टेलर्ड रेस्टोरेशन होगा, ताकि लैंडस्केप के साइंटिफिक इनपुट मिल सके उसकी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एक जैसा लागू कर दें, जिस एरिया की जिस तरीके की डिमांड होगी वहाँ उस तरीके का ही रेस्टोरेशन होगा। जो एक्टिविटीज़ हैं टू बी कंसंट्रेटेड इन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो मैंने पहले ही बताया, ऐसा सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, वहाँ सबसे पहले इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा और वहाँ सबसे पहले इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो जो कॉम्बैट डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, अरावली एक तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट गुजरात राजस्थान में पड़ता है और वो अपने आप में एक डिजर्टेड एरिया है और वहाँ खनन भी हो रहा था। इस वजह से जो अरावली जो हमारी रेसिडुअल माउंटेन रेंज है उसको इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था कि वहाँ का जो इकोसिस्टम था, जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, वहाँ के जानवर हैं, क्रिएचर्स हैं, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, उनको इतना नुकसान हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट चलाया और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लंबे माउंटेन रेंज प्रोजेक्ट में से एक को हम 8 लाख हेक्टेयर एरिया को, जो कि 4 स्टेट में फैला हुआ है, 5 किलोमीटर के ग्रीन बफर जोन में कवर करेंगे 6.45 मिलियन हेक्टेयर एरिया के तहत, और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 16,053 करोड़ है। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम 8 लाख हेक्टेयर में फैली हुई इस जो रेंज है उसको 4 स्टेट में डिवाइड करके 5 किलोमीटर का दोनों साइड ग्रीन बफर जोन बनाएंगे, जिसका एरिया अपने आप में 6.45 मिलियन हेक्टेयर है। आगे, डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए क्या कह रहे हैं कि नियरली 97.85 मिलियन हेक्टेयर अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन ड्यूरिंग 2018-19, यानी कि जो
97.85 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है ना, वो डिग्रेड हो चुकी है 2018-19 तक। इंडिया ने कहा है कि हम कम से कम 2023 तक 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को बचाएंगे, रिस्टोर करेंगे। अगली बात, और ये जो आया है यूएन फ्रेमवर्क ऑन डिजर्टिफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के तहत आया है। वैसे इसका फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, इसी का मतलब आप देख लीजिएगा। कार्बन सिंक एंड सीक्वेस्ट्रेशन गोल्स। इंडिया का एम ये है कि हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 का थ्रू एफॉरेस्टेशन, यानी कि हम वन लगा करके 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 का एक कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं 2023 का। और जो ये एडिशनल सिंक है ना 2.29 बिलियन का CO2 का, वो ऑलरेडी हम 2005 से 2021 के बीच का, हाँ सॉरी, ये जो हम सिंक बनाएंगे ना, ये 2.29 बिलियन टन CO2 का है, जो 2005 से 2021 के बीच में एमिट हो चुकी है। यानी कि हम कुल मिलाकर के 15 साल की CO2 को इस सिंक में कैप्चर कर लेंगे। अगला, FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका एस्टिमेशन है कि जो ये नई अप्रोच है, ये 1.89 बिलियन टन ऑफ CO2 ओवर 15 मिलियन हेक्टेयर इतने को कैप्चर कर लेगी ये 1.89 बिलियन टन। जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये इस बारे में हेल्प करेगा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को बढ़ाया जा सके। कितना? 24.7 मिलियन हेक्टेयर तक। ये इस बात को भी इनेबल करेगा 3.39 बिलियन टन ऑफ CO2 एब्जॉर्प्शन किया जा सके 2023 तक। फिर साइंटिफिक बेसिस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो रेस्टोरेशन ऑफ इम्पेयर्ड ओपन फॉरेस्ट एज सीन एज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई इम्पैक्ट अप्रोच फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ओपन फॉरेस्ट जो है ना, उनका रेस्टोरेशन एक कॉस्ट इफेक्टिव होगा और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हाईली इम्पैक्ट पैदा करेगा। अगली बात, जो लास्ट पॉइंट है इस आर्टिकल का, रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन अप्रोच अलाइन, जो कि साथ चलती है ऑनगोइंग स्कीम के साथ भी, साइंटिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ भी। ये है इस पूरे आर्टिकल का एसेंस। अब आते हैं हमारे लास्ट और तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो कि है फास्ट टैग एनुअल पास, हाउ हाईवे ट्रैवल फॉर रेस 3000 विल वर्क। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं, उन्होंने वेडनेसडे को अनाउंस कर दिया है कि 3,000 रुपये तक का आप एनुअल पास बना सकते हैं फास्टैग का, ताकि आप बिना किसी झंझट के हाईवे में ट्रैवल कर सकें। किसमें? तो नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल में, जैसे कार है, जीप है, वैन है। 3,000 रुपये का है, फास्टैग बेस्ड एनुअल पास है, जो हैसल फ्री हाईवे ट्रैवल की सुविधा देता है। जो ये फास्टैग बेस्ड पास है ना, ये 15 अगस्त से चालू हो जाएगा और ये 1 साल तक के लिए ही वैलिड रहेगा, अगले 15 अगस्त 2026 तक। मतलब अगर आपने कोई पास बनवाया तो 1 साल तक ही वैलिड रहेगा जिस दिन आप खरीदते हो। और इसमें आप या तो 1 साल वैलिड रख लो, या आप उससे पहले 200 ट्रिप पूरी कर लेते हो तो, या 200 क्रॉसिंग, जो कुछ भी पहले आ जाएगा उससे उसी दिन से वो इनवैलिड हो जाएगा। ये पास जो है ना, क्यों आया है? तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न ऑफ कम्यूटर एट टोल प्लाजा की वजह से है। जैसे हमने देखा होगा ना कि कई बार टोल प्लाजा में इतना ज़्यादा रश रहता है कि लोग वहाँ कई देर तक खड़े रहते हैं, और इससे पोल्यूशन भी एक जगह बहुत ही ज़्यादा, पोल्यूशन का जो मास है ना, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या पैदा करता है। शायद अगर कोई वहाँ आसपास गाँव हो तो और दिक्कत पैदा होगी। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया, ताकि एकदम बिना रुकावट के आप वहाँ से निकलते चले जाओ, ताकि रुकना ना पड़े आपको। फिर ये कह रहे हैं कि पास के साथ आपको जो एवरेज कॉस्ट है ना टोल प्लाजा की, वो 15 रुपये पड़ेगी। आप 7,000 रुपये पर पास बचा लोगे।
मतलब एक बार आने जाने का आपको सिर्फ 15 रुपये ही देना पड़ेगा। अब अगली बात जो ये कह रहा है कि जो ये फास्टैग है ना, एनुअल पास, फास्टैग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। यही यूपीआई लेके आया था, यही भीम लेके आया था। और इसके साथ जो इसका टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्ट है वो एनपीसीआई देखता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखता है। फास्टैग 2014 में लॉन्च किया गया था और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था, जिसे 2021 से हर टोल प्लाजा में मैंडेटरी कर दिया गया। अब जो बात करते हैं, जो ये एनुअल पास स्कीम है ना, ये अलाउ करेगी फ्री पैसेज थ्रू नेशनल हाईवे एंड नेशनल एक्सप्रेस वे प्लाजा ड्यूरिंग इट्स वैलिडिटी। यानी कि जब तक इसकी वैलिडिटी है तो आप नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे प्लाजा में जा सकते हो विद ऑटोमेटिकली रिवर्ट टू रेगुलर फास्टैग। यानी आप वहां गए, कोई आपको वहां मिलेगा नहीं, बस दरवाजा ऊपर होगा या बूम ऊपर होगा और आप बाहर निकल जाएंगे। एज पर मे रीपरचेज एनुअल पास इफ 200 ट्रिप लिमिट इज एग्जॉस्टेड। यानी अगर आपकी 200 ट्रिप की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है एक साल की पहली वैलिडिटी में, तो ये पास इनवैलिड हो जाएगा और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। अब इस पास की बात करते हैं। पहला तो ये सिंगल ट्रिप है। फॉर पॉइंट बेस्ड fee plaza such as crossing of the plaza will be counted as a one trip. A round trip to and fro will be counted as two trip. For closed tolling fee plaza, a pair of entry and exit will be counted as one. यानी कि जहाँ पर क्या है कि आप एक के बाद एक दूसरी सिटी में जा रहे हो और बीच में आपने एक टोल प्लाजा का और इस्तेमाल कर लिया तो वो वन ट्रिप काउंट की जाएगी। लेकिन अगर आप एक जगह गए और वहाँ से वापस उसी टोल प्लाजा से आपने एग्जिट कर दिया तो उसे वन ट्रिप ही काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, ये नॉट मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि जो अभी फास्टैग चल रहा है ना वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको ये वाला लेना ही लेना है। ये सुविधा को अच्छा करने के लिए, ईज के लिए लाया जा रहा है। इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि इसको हम पुराने वाले से रिप्लेस कर देंगे। आपको जो पसंद हो अपनी सुविधा के हिसाब से आप वो ले सकते हो। फिर ये जो है ना कमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं है, ये प्राइवेट व्हीकल के लिए है। फिर नॉट फॉर स्टेट हाईवे, जैसे बहुत स्टेट हाईवे भी टोल प्लाजा रखते हैं, उनके लिए ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेस वे के लिए ही है। फिर पास में गेट कॉस्टलियर। जून 17 की नोटिफिकेशन ये कहती है कि एनुअल पास में बी रिवाइज्ड ऑन April 1 एवरी ईयर। यानी इस साल अगर ये 3000 रुपये का आया है, हर अगले साल में इसको रिवाइज किया जाएगा। हो सकता है इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है कि व्हीकल की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि व्हीकल प्राइवेट होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए फास्ट ट्रैक से पहले से उसमें फास्ट ट्रैक लगा होना चाहिए। बस ये नया कुछ लग जाएगा और उससे ही एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा, यूजर विल हैव टू पे 3000 तुरंत ही, मतलब प्रीपेड ही करना पड़ेगा, इधर थ्रू राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और नहाई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर। और फिर उसके बाद पास एक्टिवेट हो जाएगा SMS नोटिफिकेशन के साथ। एंड यू नीड टू बाई अ न्यू फास्टैग टू गेट एनुअल पास। आपको एनुअल, जैसे मान लीजिए आपका ये पास मतलब कि इनवैलिड हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो आपको नया फास्टैग नहीं लेना है। फास्टैग आपका वही रहेगा, आपको ये पास बार बार नया लेते रहना पड़ेगा। ये है। तो ये थे हमारे आज के 3 आर्टिकल। और मैं ये जानता हूँ कि आज मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा था बोलने में, क्योंकि गला काम नहीं कर रहा था और मेरे एरिया में बारिश होने की वजह से लाइट का डिसरप्शन था, लाइट आई नहीं थी, इस वजह से इतना लेट मैं इसको डाल रहा हूँ। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि इसको 12 बजे के पहले डाल दूँ। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में इतना ही। सो हियर वी end our session, and whatever was relevant today in our explained page, I tried to cover it. If anything left or if you have any query, please comment. Thank you. Jai Hind.